Hello friends and my dear students, in the next compiler design video lecture मैं कोड ऑप्टिमाइजेशन का जो इम्पोर्टेंट जो मेन कंसेप्ट है उसको समझाने जा रहा हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए जैसे बेसिक जो ब्लॉक्स होते हैं फ्लो ग्राफ्स का यूज कैसे होता है उसको बताया था। इसमें मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ कि कोड ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, उसके डिफरेंट मेथड्स क्या है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन refers to the techniques used by the compiler to improve the execution efficiency of the generated object code। तो इसका मतलब है कोड ऑप्टिमाइजेशन का जो बेसिक जो हमारा टारगेट होता है वो ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट कोड बनता है तो वो ऑब्जेक्ट कोड अगर सक्सेसफुली काम करता है तो मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करते हुए और मैक्सिमम एग्जीक्यूशन स्पीड के साथ वो काम करे। तो यानी एग्जीक्यूशन स्पीड को या एफिशिएंसी को हम इंप्रूव करने का काम करते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है तो उसके लिए हेल्पफुल होता है। तो इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ द इंटरमीडिएट कोड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब होता है कि ये चेक करता है कि जो इंटरमीडिएट कोड बनते हैं यानी जो 3 एड्रेस कोड बनता है तो वो 3 एड्रेस कोड को एनालिसिस करता है और उसके बेस पर उसके ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करता है कि वो किस तरह से इनर लूप चल रहा है, किस तरह से आउटर लूप एग्जीक्यूट कर रहा है, किस तरह से जंप हो रहा है। यानी हम फ्लो ग्राफ को एनालिसिस करते हुए इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। सो ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ट्रांसफॉर्म प्रिजर्व द सिमेंटिक ऑफ द। तो इसका मतलब है ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के थ्रू अगर किसी कोड को हम ऑप्टिमाइज करते हैं यानी अगर रिड्यूस भी करते हैं या किसी तरीके से उसके स्पीड को बढ़ाते हैं तो उसके जो एक्चुअल मीनिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, उसको रीशफल कर सकते हैं हम लोग। सो ऑप्टिमाइजेशन कैन बी ए मशीन इंडिपेंडेंट और इट कैन बी ए मशीन डिपेंडेंट। तो इसका मतलब है ऑप्टिमाइजेशन अगर हम करने की सोचते हैं तो दो तरीके से इंप्लीमेंट होगा, या तो वो मशीन के बेस करके बनाया जाएगा या मशीन को इंडिपेंडेंट यानी बेस करके नहीं बनाया जाएगा। तो एग्जांपल ऑफ द मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन आर, जैसे कि हम बोल सकते हैं अगर मशीन के इंडिपेंडेंटली सोचते हैं यानी मशीन को बेस करके नहीं बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो 3 होते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। एक होता है एलिमिनेशन ऑफ द लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन। तो इसका मतलब है ऐसे वेरिएबल को निकाल देना बाहर जो कि लूप में पार्टिसिपेट नहीं करते या लूप को इफेक्ट नहीं करता है या लूप के अंदर के किसी भी ऑपरेशन को इफेक्ट नहीं करता है, तो उस चीज को हम बाहर निकाल देते हैं। इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन यानी एक तरीके के ऐसे वेरिएबल्स जो कि इंडक्शन फॉर्म में यूज होते हैं यानी उसको हम बाहर निकाल देते हैं। देखेंगे कि नेक्स्ट की इंडक्शन वेरिएबल क्या होता है। एलिमिनेशंस ऑफ द कॉमन सब एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद जैसे हमने डैक के कंसेप्ट को पढ़ा कि हम अगर किसी सब एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं तो वापस उसको एग्जीक्यूट ना करके ऑलरेडी जो एग्जीक्यूटेड फॉर्म है उसको हम इंप्लीमेंट करें या यूज कर ले, तो जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा कि जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द टारगेट मशीन। तो इसका मतलब है कि मशीन इंडिपेंडेंट अगर बात करते हैं तो ये 3 हमारे पास अप्रोच है जिसका हम यूज कर सकते हैं, और मशीन डिपेंडेंट की बात करेंगे तो उसके लिए उसका आर्किटेक्चर को जानना जरूरी है। सो ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया क्या होता है? द ऑप्टिमाइजेशन शुड कैप्चर मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल इंप्रूवमेंट्स विदाउट एन अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। तो इसका मतलब है कि जो भी इंप्रूवमेंट्स है हम यूज करेंगे अमाउंट यानी अनरीजनेबल अमाउंट यानी हम उसमें बहुत सारे एनालिसिस करते हुए उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, यानी अमाउंट ऑफ एफर्ट्स अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ, यानी उसमें हम ऐसे अमाउंट नहीं लगाएंगे जिसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके छोड़ के हम ऐसे एफर्ट लगाएंगे जिससे ऑप्टिमाइज हो सके। द ऑप्टिमाइजेशन शुड बी सच दैट द मीनिंग ऑफ द सोर्स प्रोग्राम इज प्रिजर्व। तो इसका मतलब है जब हम एफर्ट लगाएंगे ऑप्टिमाइजेशन तो इसका मतलब है उसके मीनिंग में चेंजेस नहीं करते हुए एफर्ट लगाएंगे और उसके मीनिंग को प्रिजर्व करते हुए हम ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करेंगे। द ऑप्टिमाइजेशन शुड ऑन एवरेज रिड्यूस द टाइम एंड स्पेस एक्सपेंडेड बाय द ऑब्जेक्टेड जो कोड होता है। तो इसका मतलब है ऑप्टिमाइजेशन का जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको हमको माइंड सेटअप में रखना पड़ता है वो ये है कि जब जो ऑब्जेक्ट कोड बनेगा यानी जब ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे उसके बाद जब ऑब्जेक्ट कोड बनेगा तो वो जो होता है ऑन एन एवरेज हम बेसिकली ऑब्जेक्ट कोड के एग्जीक्यूशन टाइम को या ऑब्जेक्ट कोड जो स्पेस लेगा उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए करते हैं।
तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ, जैसे मैंने बेसिक ब्लॉक्स पढ़ दिया था, तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द बेसिक ब्लॉक्स कैसे होता है, कोड इंप्रूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बेसिक ब्लॉक्स। तो इसका मतलब है कि जो बेसिक ब्लॉक्स मैंने प्रीवियस जो हमारे पास वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्लियरली समझाया था बेसिक ब्लॉक फ्लो ग्राफ क्या होता है। तो वही चीज यहां पे देखने जा रहे हैं कि जो इंप्रूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन यानी कोड एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जब ट्रांसफर करता है तो उसको हम किस तरह से हम यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन यानी हम जब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं जिसमें कि स्ट्रक्चर के यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके सीक्वेंस को प्रिजर्व करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एक होता है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। अगर हम कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा जो प्रिजर्विंग का जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। दूसरा होता है डेड कोड एलिमिनेशन। डेड कोड का मतलब होता है कि ऐसा कोड जो कि कहीं यूज ही नहीं हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा है बट उसका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे कोड को हम डेड कोड कहते हैं। बेसिकली डेड कोड जो होता है वो लूप स्टेटमेंट में ज्यादा यूज होता है, या ऐसा कोड हमने डिफाइन कर दिया जिसका यूज ही नहीं है, तो दैट इज नोन एज ए डेड कोड एलिमिनेशन। थर्ड वन जो होता है एल्जेब्रिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। तो ये तीन तरीके से हम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। So many of the structure preserving transformation can be implemented by constructing a DAG। तो इसका मतलब है जो मैक्सिमम स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन में जो हम अप्रोच यूज करते हैं वो अप्रोच होता है DAG, यानी सब एक्सप्रेशन को ध्यान में रख के हम उसको यूज करते हैं, तो मैक्सिमम जो एलिमिनेशन है वो हो जाता है हमारा। जैसे अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे a इज इक्वल टू बी प्लस सी दिया हुआ है और उसका b इज इक्वल टू a माइनस डी है और उसके बाद c इज इक्वल टू b प्लस सी और d इज इक्वल टू a माइनस डी। इसको अगर ऑब्जर्व करते हैं राइट हैंड साइड के तो हमको पता चलता है b प्लस सी डबल मतलब सब एक्सप्रेशन यानी रिपीटेटिव है, सेम सब एक्सप्रेशन है, a माइनस डी इज द सेम सब एक्सप्रेशन। बट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो फिर ये b प्लस सी जो होता है हमारे लिए सब एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो b की वैल्यू चेंज हुआ है और उस b को हम फिर से b प्लस सी के फॉर्म में, तो यानी b प्लस सी इज अ सब एक्सप्रेशन बट उसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी वो कॉमन सब एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। बट हाँ a माइनस डी कैन बी यूज एज ए कॉमन सब एक्सप्रेशन। तो वो कैसे होगा, किस तरह से हम इस पर्टिकुलर 4 लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉमन सब एक्सप्रेशन एज वेल एज द एनालिसिस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सा आपके पास डैग बनाया गया है जो लास्ट में जो मैंने आपको शो किया वो यहाँ पे शो हो रहा है, उस चीज को यहाँ डैग के फॉर्म में है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि ये किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है, हम करेंगे क्या जिससे कि हमारा सॉल्यूशन आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि B0, C0 और D0 होता है वो इनिशियल वैल्यू है, यानी इनिशियल वैल्यू को मैं B0, C0 और D0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उसके बाद जब मॉडिफाई हो जा रहा वैल्यू तो उसको ABCD के फॉर्म में स्टोर कर रहा हूं। तो इसका मतलब ABCD इसका मतलब मॉडिफाइड वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू उसका है। तो इनिशियली जैसे A इज इक्वल टू B प्लस C है तो B0 और C0 को यानी इनिशियल वैल्यू को लेके वो A में स्टोर कर देता है प्लस ऑपरेटर के थ्रू। उसके बाद जो होता है A और इनिशियल वैल्यू ऑफ D, यानी फर्स्ट टाइम D यूज हो रहा है तो इनिशियल वैल्यू ऑफ D और जो A मॉडिफाई हो चुका है यानी कैलकुलेट हो चुका है, उन दोनों को मैं ऐड करता हूं यानी सॉरी माइनस करता हूं, सब्सट्रैक्ट करके उसको स्टोर कर देता हूं। जैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका B है तो B में स्टोर कर देता हूं, पहला मैंने लिखा कॉमा देके D लिखा यानी आगे जाके D इज इक्वल टू A माइनस D है। तो इसका मतलब है सेम नोड में दो वैल्यूज को शो हो रहा है, यानी यहाँ पे जो सेम नोड है यहाँ पे जो वैल्यू कंटेन करता है वो दो जगह एग्जिस्ट होता है यानी B और D में, तो इसलिए उसको इस तरह से मैंने शो कर दिया। तो इनिशियल वैल्यू अब जैसे ये D और B जो होता है यहाँ पे D0 इनिशियल वैल्यू है, D में मॉडिफाइड वैल्यू है, यानी जो यहाँ पे शो हो रहा है ये दो यानी सेम वैल्यू दोनों वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। और उसके बाद C इज इक्वल टू मैंने क्या किया, यहाँ पे जो B और D है यानी C में जो होता है स्टोर होता है B प्लस C, तो इसका मतलब यहाँ जो B की वैल्यू है वो C में हो रहा है और C का इनिशियल वैल्यू जो होता है सेम एज है, C में कोई चेंजेस नहीं आया। तो इस तरह से चारों स्टेटमेंट को इस डैग के थ्रू शो किया गया है। अब कहते हैं कि अगर मैं इन चारों कोड को एनालिसिस करता हूं तो हमारे पास एक चीज आता है कि ये जो लाइन है B इज इक्वल टू A माइनस D, ये जो वैल्यू इसमें स्टोर हो रहा है B में, ये B का फर्दर कहीं यूज नहीं है। फर्दर का मतलब ये होता है कि हमारा जो इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट वो होता है करंट जो स्टेटमेंट होता है वो, या फिर जो फ्यूचर में यूज होने वाला स्टेटमेंट है, फ्यूचर में जो दिख रहा है करंट स्टेटमेंट के आगे का जो स्टेटमेंट दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले वाले जो भी स्टेटमेंट होता है यानी पास्ट वाले स्टेटमेंट को हम लेस प्रायोरिटी में लेते हैं। तो लेस प्रायोरिटी में जैसे A लेस प्रायोरिटी में आ गया, उसके बाद B को देखते हैं तो B का फर्दर कहीं यूज नहीं है, तो B का खाली यहां पे यूज है, उसके आगे यूज नहीं है, तो इसका मतलब वो भी लेस प्रायोरिटी में आ गया। जब ये पूरा एनालिसिस करते हैं तो हमको पता
चलता है कि ये जो आपका वैल्यू है, यानी ये इसका इस स्टेटमेंट का यूज मतलब आप कैलकुलेट तो कर रहे हो लेकिन इसका फर्दर कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहां पे आपका सिर्फ बी का यूज है। और लेकिन आप देखते हो उसके बाद जो डी इज इक्वल टू ए माइनस डी है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि बी के एक स्टेटमेंट के इक्वल है। तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू ए माइनस डी, सेम ऑपरेशन यहां भी हो रहा है, डी इज इक्वल टू ए माइनस डी। तो मैं ये वाले स्टेटमेंट को अगर हटा देता हूं और वहां पे सिर्फ डी को ट्रांसफर करता हूं, ये डी को अगर मैं यहां लिख देता हूं और ये डी को यहां लिख देता हूं, तो मेरे लिए ये जो पूरा लाइन है ये हटा सकते हैं। जब मैं इसको हटा देता हूं तो ये हटाने लिए ये मेरे लिए ऑब्सोल्यूट हो गया, यानी मैं इसको हटा देता हूं। इसको हटा देने से हमारे पास 3 स्टेटमेंट बच जाएंगे। तो जब मैं उसको हटाता हूं इस तरह से एनालिसिस करने के बाद, तो हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट कैसे बन रहा है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी हो गया। फिर उसके बाद जो होता है बी, ये वाला हमने हटा दिया क्योंकि ये उसको फर्दर यूज नहीं है, सिर्फ इसको रिप्लेस कर दिया। तो मैंने उसको डी से रिप्लेस कर दिया और सी इज इक्वल टू डी प्लस सी कर दिया, यानी बी को चेंज कर दिया। तो इसका मतलब है कि बी में चेंजेस कर देने से हमारे पास जो सब एक्सप्रेशन वाला केस है वो भी हम हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम बैग इंप्लीमेंटेशन के थ्रू, यानी जो कॉमन सब एक्सप्रेशन है उसका हम अगर यूटिलाइज करते हैं, एनालिसिस करते हुए अगर करते हैं, तो हमारे पास जो कोड है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिमाइज। यानी एक तरीका है जिसको हम ऑप्टिमाइज, ये एक एग्जांपल दिखाया गया है कि हम डैग को यूज करते, कॉमन सब एक्सप्रेशन का यूज करते हुए किस तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, समझ में आ रहा है और अच्छे से, तो आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। तो दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए फिर से धन्यवाद। थैंक यू।